नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने लाए हैं जिनका नाम आपने सुना ही होगा, दयामनी बारला, जो कि झारखंड की हैं और एक पत्रकार है। उसके अलावा वो एक्टिविस्ट भी हैं जो कि आदिवासियों की मदद करती हैं, उन सभी की मदद करती हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत होती है। तो आज हम दयामनी जी से बातचीत करने आए हैं और जानेंगे कि आखिर उन्होंने इसकी शुरुआत कब और कैसे की। नमस्कार मैडम, आपका हमारे चैनल पे बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहती हूँ कि आपने इसकी शुरुआत कब से की, आपको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जोहार करती हूँ बात करने के लिए। एक तो मैंने जो सामाजिक काम की शुरुआत कब से की, ये थोड़ा सा लंबा सफ़र है। लंबा सफ़र इसलिए है कि मैं कॉलेज में थी, तभी से हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल, समाज के इर्द गिर्द में जो घटनाएं घट रही हैं, समाज के ऊपर जो घटनाएं घट रही हैं और पूरे राज्य में जो घटनाएं घट रही हैं, दलित हो, आदिवासी हो, किसान हो या तो मेहनतकश समुदाय हो, उनके जीवन के साथ मैंने जिया है और उनको नज़दीक से मैंने देखा है। तो ये हमारे जीवन में कहना चाहिए कि जब मैं गांव में थी, छोटी थी, तब से मैं इन चीज़ों को देखती आ रही हूँ। तो जब मैं कॉलेज लाइफ में थी तब कई आंदोलन चल रहे थे, जैसे आपका नेतरहाट फिल फायरिंग रेंज के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, या तो कोयलकारो हाइडल पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ में जो आंदोलन चल रहा था। मैं कॉलेज समय से ही मैंने इन चीज़ों को देखते आ रही हूँ और जो समाज में जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को से जूझते आ रहे थे। तो मेरे दिमाग में और मेरे समाज में जो चीज़ें थी वही हमारे दिलो दिमाग में बैठा हुआ था। तो कॉलेज के समय से ये दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब बात की जाए 60-40 की, तो उसे लेकर मनोज यादव जी और भी बहुत स्टूडेंट्स ने उसका बहुत विरोध किया कि उन्हें 60-40 नहीं चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या सरकार को उनकी बात माननी चाहिए, इस पे कोई कदम उठाना चाहिए? आज की तारीख में मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग जब अलग राज्य का आंदोलन में भी हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। 1995 के बाद आप जान ही रहे हैं कि 1998 में झारखंड अलग राज्य का एक नया मने दिशा मिला। और वो दिशा मिलने के बाद जिसमें कि मतलब ये बिहार के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जो बात कहा था कि झारखंड हमारे लाश पर बनेगा, उस समय की परिस्थिति के आधार पर उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया था, और उस समय हम लोगों ने पहली बार झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में पूरी तरह से समर्पित थे। मुद्दों के साथ तो पूरी तरह से इतने सालों से स्टूडेंट लाइफ से ही थे। ये झारखंड अलग राज्य का लड़ाई का एक बुनियाद था कि यहाँ का भाषा संस्कृति का विकास हो। तो आज जिस सवाल को आप ये पूछ रहे हैं कि 60 और 40 को लेके जो स्टूडेंट लड़ रहे हैं, हम लोग जब यहाँ पर मतलब उस समय भी झारखंड अलग राज्य बनने के बाद डोमिसाइल की बात आ रही थी, जब डोमिसाइल को लोगों ने नहीं समझ सका। डोमिसाइल का मतलब है कि यहाँ का भाषा संस्कृति और यहाँ का जिंदगी के साथ जो भी समुदाय जीने वाले हैं उनको यहाँ का उनके लिए यहाँ एक डोमिसाइल नीति बने। डोमिसाइल नीति का मतलब ही ये है कि 5वीं अनुसूची को मान्यता देना, CNT एक्ट को मान्यता देना और यहाँ के गांव समाज को मान्यता देना। और जब ये गांव समाज को मान्यता देने की बात हो रही है, 5वीं अनुसूची को मान्यता देने की बात वो डोमिसाइल में कही जा रही थी और यहाँ के CNT एक्ट को मान्यता देने की बात कही जा रही थी, तो उसमें किसी के विरोध वो नहीं था। लेकिन लोगों ने उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया और उसके खिलाफ में लोग उस समय भी विरोध में खड़ा हुए। और विरोध में खड़ा हुए उसके बाद आज भी लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं, एक तरफ सरकार ने जो 60 और 40 की बात कर रही है कि 60% यानी 75% यहाँ के आदिवासी मूलवासी जो हैं, जो यहाँ के खतियानदारी हैं, उनको मिलना चाहिए और 40% जो मतलब और भी लोग हैं इस राज्य में उनको मिलना चाहिए। तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। विरोध इसलिए नहीं होना चाहिए, अगर CNT एक्ट की बात करते हैं तो CNT एक्ट में जिस क्लॉज में कहा जाता है कि ये झारखंड को
बाहर के लोगों के हाथ में ये जमीन नहीं जाना चाहिए, जंगल नहीं जाना चाहिए, यहाँ का नदी और झील और झरना नहीं जाना चाहिए। एसपीटी एक्ट में भी यही कहता है और आपका ये 5वीं अनुसूची में भी यही कहता है। तो ये जो अगर यहाँ के लोगों को नौकरी की बात हो रही है तो यहाँ के आदिवासियों को भी नौकरी मिलेगा, यहाँ के मूलवासियों को भी मिलेगा, यहाँ के दलितों को भी मिलेगा, शिक्षा के आधार पर। जो शिक्षित हैं जिस तरह से भी आज तक शिक्षा के आधार पर ही मिल रहा है नौकरी। ऐसा नहीं है कि 60-40 आपका आ गया तो आपको 60% यहाँ के जो अनपढ़ हैं उन्हीं को मिलेगा नौकरी। इंजीनियरिंग में आप चले गए, डॉक्टरी में आप चले गए, ऐसा होगा क्या? इम्पॉसिबल है। तो यहाँ सबसे पहले जो बुनियादी सवाल है वो बुनियादी सवाल ये है कि अगर आज राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास जो आज की तारीख में हम उसको कल्याणकारी हम देश मानते हैं इस भारत को, अब कल्याणकारी देश में, कल्याणकारी स्टेट में, कल्याणकारी सरकार के पास सरकारी नौकरियां नहीं हैं, रेलवे में नौकरी नहीं है, बैंक में नौकरी नहीं है, LIC में नौकरी नहीं है, आपका एजुकेशन क्षेत्र आपका PP मोड में चल रहा है, आपका हेल्थ आपका PP मोड में चल रहा है, यहाँ का नगर निगम तक PP मोड में चल रहा है। अब बात की जाए ज़मीनों की तो आदिवासियों की ज़मीन को हड़पा जा रहा है, ये भी एक मामला सामने आया है। साहिबगंज और भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। और उसके बाद कल हाई कोर्ट के बाहर भी कुछ महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी। उनका कहना है कि उनकी ज़मीनें ले ली जाती हैं और वो 2014 से वहाँ पे काम कर रही हैं, उसके बावजूद उनके पास वो स्थायी नौकरी नहीं है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि अभी से पहले से भी राज बनने के क्रम में हम लोग भी अलग राज कैस में थे। हम लोग का सपना था कि अब हमारे हाथ में से जंगल भी नहीं लुटाएगा, ज़मीन भी नहीं लुटाएगा, हम डिस्प्लेस नहीं होंगे। जितना जो विकास का मॉडल है उस विकास का मॉडल को आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने कुटीर उद्योग अब चलाइए और यहाँ पर जो एग्रीकल्चर और वनोपज से संबंधित आप उद्योग चलाइए, हर व्यक्ति को आप ट्रेंड कीजिए और यहाँ का हमारा जल संसाधन जल स्रोत के आधार पर तमाम चीज़ें हमारा यहाँ पर कुटीर उद्योग चलेगा। 23 टॉप में था। अब ये अखबार वाले ही कहते हैं और ये वैज्ञानिक कहते हैं आने वाला 15-20 साल में 2065-70 तक गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि अभी तो 41 डिग्री हो गया, 41 डिग्री में पहुंच रहा है, अब 50 हो जाएगा, 65 में मनुष्य जिंदा रहने जैसे ये धरती नहीं रहेगा। आप जंगल खत्म कर देंगे, जमीन खत्म कर देंगे, एग्रीकल्चर लैंड खत्म कर देंगे और ये जो जल स्रोत है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे और फिर आप बोलेंगे कि हम ग्लोबल वार्मिंग को रोकेंगे। अगर आप ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो आदिवासी जीवन शैली के रास्ते पे आपको जाना पड़ेगा। हम लोग जिस स्लोगन को देते हैं कि विकास चाहिए लेकिन हमारे जीवन को बर्बाद करके नहीं, हमारा जल और जंगल और ज़मीन और जल स्रोतों को डिस्ट्रॉय करके नहीं। हमारा जो यूथ है, कहा जाता है कि वही हमारा फ्यूचर है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से हम यूथ को क्या मैसेज देना चाहती कि वो कैसे हमारी देश, हमारी झारखंड की धरोहर को बनाए रखे ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो भी जान सके कि आखिर क्या है हमारा देश, क्या सुंदरता है इसकी? मैं सिर्फ झारखंड की बात नहीं बोलूँगी अपने यूथ से, मैं देश के यूथ को कहना चाहती हूँ कि आप अपने इतिहास को पढ़िए, आपके इतिहास के उन शहीदों के सपनों को आप समझने की कोशिश कीजिए। जो अंग्रेजों के पहले भी जो गुलामी था उसके खिलाफ भी लोग लड़ रहे थे। आज का हमारे ये भारत का संविधान, हमारा संविधान को खारिज करके जो कारपोरेटिव संविधान क्यों बनाया जा रहा है, हमारा संविधान के का जगह ग्लोबल जो पूंजी बाजार का पॉलिसी क्यों जगह ले रहा है, इस पर हम लोगों को मंथन करना चाहिए। आपका चांद और तारों को वो देख सके, ऐसा पर्यावरण, ऐसा दुनिया आप अपने आने वाला पीढ़ी को आपको देना होगा, इसलिए कि ये आपका राइट्स बनता है। आपके पीढ़ियों ने आपको दिया,
तो आपका जिम्मेवारी बनता है कि आप आने वाले पीढ़ी को दें। आप जो जी रहे हैं बेहतर ज़िंदगी, आने वाले पीढ़ियों के लिए आप जवाबदेह हैं कि उनको आने वाला ज़िंदगी उनका सुरक्षित रखें। इस खास बातचीत में हमें बहुत कुछ जानने को मिला और दयामनी जी का योगदान काफ़ी वर्षों से हमारे झारखंड को रहा है और आगे भी रहेगा। हम आशा करते हैं कि हमारे झारखंड के युवा, पूरे देश के युवा हमारे देश की धरोहर को बचाएं और अपना पूरा योगदान दें ताकि हमारा देश आगे बढ़े, बहुत प्रगति करे। इसी खास बातचीत के साथ आज हम यहीं आगे की और खबरों के लिए जुड़े रहे लोकमंच लाइव। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ ऋचा सिंह।